प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9 कृतिका भाग 1 का एक पाठ जिसका नाम है माटी वाली। और इस पाठ को पढ़ने से या समझने से पहले आइए हम चलते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद बताऊंगा कि इस पाठ में जो शिक्षण अधिगम परिणाम अर्थात टीचिंग लर्निंग आउटकम है वो क्या होंगे आपके लिए। और फिर दूसरी बात इसमें बताऊंगा कि इसमें शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप नियोजन के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद फिर सारांश, लेखक परिचय और पाठ का सारांश समझाऊंगा। उसके बाद आपको गृह कार्य देंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानकारी दें। पहला शब्द है इसमें कंटर, इसका अर्थ होता है कनस्तर। उसके बाद है प्रतिद्वंदी, इसका अर्थ है प्रतियोगी। फिर है चौका, इसका अर्थ होता है रसोई घर। फिर है डिल्ले, डिल्ले का अर्थ होता है कपड़े की गद्दी। मजदूर लोग अपने सिर पर जो तसले में या कुछ सामान उठा के ले जाते हैं तो अपने सिर पर एक गद्दी बना के रखते हैं कपड़े की, उसे डिल्ले कहा जाता है। टैम का अर्थ है समय। माटा खान का अर्थ है मिट्टी खोदने की जगह। भांडी का अर्थ है बर्तन। अशक्त का अर्थ है कमजोर। कातर का अर्थ है दुखी। माटी को छोड़कर जाना अर्थात मर जाना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मर जाना। आइए अब चलते हैं इस पाठ में शिक्षण अधिगम परिणाम क्या हो सकते हैं आपके लिए, वो है लेखक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, पाठ का सारांश समझ सकोगे, कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे, माटी वाले की मजबूरियों के बारे में जानकारी मिलेगी, माटी वाले की दयनीय दशा के माध्यम से देश के गरीबों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और इसके बाद है शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप नियोजन, इसमें आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होगा। इसके बाद व्याख्यान विधि के द्वारा इसका सारांश समझाया जाएगा। अनुच्छेद लेखन होगा आपके लिए। महिला श्रमिकों के कुछ चित्र संकलित करने के लिए आपसे कहा जाएगा। गरीबी दूर करने के लिए सरकार को पत्र लिखना होगा। और इसके बाद सामूहिक परिचर्चा के द्वारा महिला श्रमिकों की समस्या को उजागर करने के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये थे आपके लिए कुछ मुख्य बिंदु जो इस पाठ में हमें काम करने हैं। और अब हम चलते हैं, आपको बताएंगे लेखक परिचय और उसका सारांश। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। इनका जन्म सन 1933 में माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के यथार्थ जीवन के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की मधुर सुगंध रची बसी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर जो कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा एक उपन्यास, मोहन गाता जाएगा ये एक आत्मकथ्य है। तो ये था संक्षिप्त परिचय लेखक का। और अब आपको हम बताते हैं इस पाठ का संक्षिप्त सारांश। संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है, इस पाठ में एक महिला श्रमिक, महिला मजदूर की कहानी को चित्रित किया गया है। इस पाठ में एक ऐसी महिला की कहानी को उजागर किया गया है लेखक के द्वारा जो काफी दयनीय अवस्था में जीवन बिताती है। उसके परिवार में कोई नहीं है, ना ही उसका अपना कोई घर है और ना ही उसके कोई समर्थक हैं, ना ही उसका कोई पारिवारिक कोई और संबंध है। वो है और उसका एक बूढ़ा पति है जो बीमार है और गांव से बाहर एक झोपड़ी में वो रहते हैं। टूटी फूटी झोपड़ी है। उसका पति कुछ कर भी नहीं पाता, बेचारा वो चारपाई पर पड़ा रहता है। और वो बूढ़ी महिला क्या करती है, पास के ही गांव से भागीरथी नदी के पास में एक जगह है जहां से मिट्टी प्राप्त करती है, खोदती है और कंटर अर्थात एक कनस्तर में भर करके वो टप्पल गांव में जाकर के बेचती है टिहरी के। और वहां पर वो मिट्टी को बेच करके जो भी उसे पैसा या खाना पीना मिलता है उसे लेकर के आती है और अपने पति को खिलाती है और स्वयं भी कुछ खाती है। ये करते करते उसके मन में काफी लोभ या मोह भर जाता है अपने पति के प्रति। कई जगह पर घरों से उसे खाना मिलता है
रोटियां मिलती हैं स्वयं खाने के लिए, लेकिन वो बेचारी अपने पति के लिए बचा कर रख लेती है। सोचती है कि मैं अपने इस पति को जाकर के खिला दूंगी तो मेरे पति का पेट भर जाएगा। तो देखिए कितनी अपने पति की सेवा करने वाली वो महिला है। और कई बार उसको इस तरह की घटनाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें वो बेचारी भूखी रह जाती है और अपने पति के लिए खाना ले जाती है। एक बार की बात है कि जब उसे रोटी मिली और वो रोटी को लेकर के जाती है अपने पति के लिए, घर पर पहुंचते ही वो सोचती जा रही थी आज उसका पति प्रसन्न हो जाएगा और उसे काफी अच्छा लगेगा, मैं उसके सामने सारी रोटियां जो मिली हैं 2-3 वो सब दे दूंगी और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि वो माटी वाली का जो पति है वो माटी छोड़कर जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुका था। वो पहुंचती है तो रोना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत साहस बांध करके अपने को संभालती है और उसका अंतिम संस्कार करवाती है। कुछ समय के बाद क्या होता है बच्चों, वहां पर नदी पर एक बांध बनाए जाने की बात आती है। बांध बनाया जाना है और उसके लिए सरकार के कुछ आदमी आते हैं। तो उस जगह पर बांध बनाने के लिए, नदी पर बांध बनाने के लिए वो जगह घेर ली जाती है और जहां पर बाढ़ के कारण पानी भर जाने से उसकी झोपड़ी जो है, उसका घर नष्ट हो सकता है। तो सरकार के आदमी उसके पास आते हैं और वो अपना दुख बयान करती है, कहती है कि साहब मेरे पास तो अपना कुछ नहीं है, ये झोपड़ी है। तो सरकार के आदमी जो है वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इस जगह का कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र, कागजात हो तो मुझे दिखाओ, मैं ये जगह तुम्हारे नाम कर देता हूँ। लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था और उसकी जगह जो है कब्जा कर ली जाती है। फिर वो अंत में ये कहती है किसी भी गरीब व्यक्ति का भी शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो फिर वो उसी जगह पर रह जाती है और कहती है मेरा शमशान घाट, गरीब व्यक्ति का शमशान घाट नहीं उजाड़ना चाहिए। अर्थात गरीब व्यक्ति बड़ा ही असहाय होता है, उसके पास कुछ भी अपना नहीं होता है और दूसरे लोग उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, उसको सताते हैं, शोषण करते हैं। तो इस तरह से वो महिला बेचारी अकेली बैठ करके ये सोचती है कि पता नहीं मेरे क्या होगा, मेरा घर कहाँ बनेगा, मेरा पति भी नहीं रहा, सरकार ने मेरी जगह भी ले ली, यही सोच करके वो रह जाती है। और इसी प्रकार इस कहानी का यहाँ पर अंत हो जाता है। और आइए अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगा। सभी बच्चे गृह कार्य में दिए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर तैयार करेंगे। ये प्रश्न हमने इस पाठ के अंतर से ही निकाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से आपको काफी लाभदायक होंगे। तो आइए प्रस्तुत है गृह कार्य। तो ये है पाठ माटी वाली। आइए मैं आपके सामने आदर्श वाचन करूंगा, उसके बाद सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तक से अनुकरण वाचन करेंगे, अर्थात आपको अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़ना है। तो प्रस्तुत है माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टेहरी शहर में शायद ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टेहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना एक तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान तो है नहीं। भागीरथी और भीलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसमें चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे रख देते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े की को मोड़कर बनाए गए एक गोल टिल्ले
डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़कर आती है और पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। आती हूँ, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस जाती है। माटी वाली के पास अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इस तरह तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के घर बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही वह मुंह यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। उसने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने आप में भी साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घरों के चक्कर लगाकर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों को नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी सब लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। ये तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली के बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही असक्त कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ ही ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से
पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की वजह में उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह इस गठरी में बदल गए। अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बुढ़े को पहले रोटियां खिलाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 रोटी ही खाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब एक रोटी की भी जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टेहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर में तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देंगे। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सभी बच्चे इस पाठ को अपनी पुस्तक में देखकर पढ़ेंगे और उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इसी पाठ में से देखकर लिखेंगे तो आपको परीक्षा में काफी सहायता मिल सकती है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। माटी वाली क्या काम करती थी? माटी वाली पाठ का आधार क्या है? माटी वाली के साथ पुनर्वास अधिकारी क्या न्याय करते हैं? टेहरी बांध कहाँ और किस नदी पर बना है? माटी वाली रोटियां खुद न खाकर किसके लिए ले जाती है? भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए किसने कहा था? तो ये छोटे से कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में तैयार करेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं।